नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सेहत में हम बात करेंगे केरल में कयामत पर। जी हां, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का असर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो वहीं केरल समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में केस बढ़ रहे हैं। केरल में कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी जारी है और बता दें कि केरल में हालात अभी बेहद चिंताजनक बनी हुई है और रोजाना 20,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हो रहे हैं। केरल में शनिवार को भी कोरोना के 20,487 नए मामले सामने आए और इस दौरान 180 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई। वहीं 22,155 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 2,31,792 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 22,484 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि केरल में पॉजिटिविटी रेट 15.19% हो गई है। वहीं केरल में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया है। इसी तरह केरल के पड़ोसी राज्य अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहां भी मामले 1,639 दर्ज किए गए हैं। अब यहां पर एक्टिव केस की संख्या 16,399 हो गई है, जबकि देश में नए मामलों में 3 दिनों से मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है, जो एक खुशी की बात है। बता दें कि आज रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 28,591 नए कोरोना केस आए। इससे पहले शनिवार को 33,376, शुक्रवार को 34,973 नए केस आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 338 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 34,848 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि 6,595 एक्टिव केस कम हो गए हैं। और इस बीच देश में टीकाकरण अभियान भी जारी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग की थी। मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्यों से दवाइयों का बफर स्टॉक रखने को भी कहा और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आखिर क्या वजह है केरल में कयामत की, कैसे बचा जाए इस आने वाली लहर से और इस महामारी के दौर में आप कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने डॉक्टर्स, डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुपरिटेंडेंट रायपुर एम्स, और डॉक्टर सौरभ जैन, चेस्ट स्पेशलिस्ट। आप दोनों का स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और आज की इस खास चर्चा में भी। डॉक्टर करण, जहां बात करें देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट 3 डेज की बात करें तो जहां कोरोना के मामलों में कुछ कमी देखने में आई है, वहीं बात करें केरल की, जहां पर कोरोना का कहर सामने आ रहा है। केरल में कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो क्या वजह है कि कोरोना के केस एकाएक कम होते हैं और फिर अचानक उनमें बढ़ोतरी दर्ज हो जाती है? तो बहुत अच्छा डिस्कशन है केरल के लिए स्पेशल जो हम लोग चर्चा करते हैं और कंट्रोल करने के लिए जो मुहिम चल रही है, वैक्सीनेशन चल रहा है, जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं, तो एक ये बहुत अच्छी चीज है। अभी वर्तमान में जिस प्रकार से सभी लोग जानते हैं कि हमारी सेकेंड लहर जो कोविड-19 की है वो अभी कंटिन्यू है, लेकिन कोरोना अकेले में टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ इंडिया के 50% करीब केस वहां पर होते हैं। जैसे कि कल और आज का जो आज आया है जो फिगर वो है करीब करीब 20,000 पेशेंट, और अभी तक वहां पर जो एक्टिव केसेस हैं वो भी 2.5 के आसपास लाखों में हैं, और 180 मौतें अगर होती हैं किसी दिन वहां, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी रेट कहलाती है और बहुत खतरनाक और डरावनी भयावह स्थिति है। 19% पॉजिटिविटी रेट जो होती है, तो अगर इसका कंपैरिजन हम दूसरे स्टेट से करेंगे तो वहां पर कंट्रोल में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पंजाब और दूसरे प्रदेशों में कंट्रोल में है, और इसीलिए सिर्फ 50% केसेस आपके वहां पे कोविड-19 के पाए जा रहे हैं केरल में, और बाकी 10,000 8,000 केसेस ऑल ओवर द इंडिया। तो जागरूकता बहुत अच्छी बढ़ी है, वैक्सीनेशन बहुत अच्छा बढ़ा है, इसके कारण देश में केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। और जो उतार चढ़ाव आ रहा है तो वो जैसे कोई फंक्शंस होते हैं या सेलिब्रेशंस वगैरह होते हैं, या लोग कहीं दूसरी जगह से इन्फेक्टेड कॉन्टिनेंट से या एरिया से और वापस आते हैं, सफर करते हैं, तो जो
जो जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाया, ये मैं बिल्कुल साइंटिफिक बता रहा हूँ, क्योंकि WHO की रिपोर्ट और साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट सबमिट की है आफ्टर वैक्सीनेशन जिनको हो गया है, 97 to 98% सुरक्षा, बहुत बड़ा रिजल्ट है ये। जिनको वैक्सीनेशन कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का लग गया है, उन लोगों को, हमारे देशवासियों को हिंदुस्तान में 97 to 98% सुरक्षा है। और यदि किसी को सुनाई देता है तो मैं समझता हूं कि वो कम घातक है, इसलिए हॉस्पिटल में अभी उतनी ज्यादा भीड़ भाड़ और एडमिशन और वेंटिलेशन ये सब नहीं हुआ है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो अपने हिंदुस्तान की है, वो पूरा रख रखाव दवाइयों का, इमरजेंसी किट्स का, ऑक्सीजन का और वेंटिलेटर और चिकित्सकों की और पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्टिंग के साथ साथ अवेयरनेस कार्यक्रम और आपका जो वैक्सीनेशन है, इसमें तेजी भी ला रहा है। बहुत बड़ी चीज है, 50% से ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन हो गया है, फर्स्ट एंड सेकंड डोज का। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन केरल अकेले में लगभग 1 माह से ये केस की बढ़ोतरी जो हो रही है इतनी बड़ी संख्या में, 20,000, कभी 18,000, कभी 25,000, तो ये चिंता का विषय है। और इसमें कंटेनमेंट एरिया लोकेशन वाइज बनाना चाहिए सरकार को, लॉकडाउन भी लगाना चाहिए। स्ट्रिक्ट कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन होना बहुत जरूरी है। पुलिस विभाग से लेकर के स्वास्थ्य विभाग के लोग और शासन में जो लोग जिम्मेदारी निभाते हैं, जो विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, सरकार को चाहिए कि इस पे एक कड़े कदम उठाएं। वैक्सीनेशन तो करा ही रही है सरकार, लेकिन जहां पर इन्फेक्शन के रेट बढ़ते हैं, जो इंसानों में जो इन्फेक्शन का रेट जो बढ़ रहा है, वो वहां पर इनको कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि कोविड-19 हमारा कंट्रोल हो जाए। बहुत सफल कार्यक्रम चल रहा है, लगभग 20 माह से ज्यादा होने वाले हैं। और कोविड-19 की जागरूकता कार्यक्रम, प्रिपेयर्डनेस, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, एडमिशन, और जो लोग अच्छे होके घर जा रहे हैं और अपने परिवार के साथ में हैं, स्कूल कॉलेज अटेंड करने लगे हैं, दुकानदारी चलने लगी है, वो बहुत खुशी की बात है। मास्क को लगा रहे हैं लोग, बात जागरूक हो गए हैं, डर भी है, भय भी है। और जिनको वैक्सीनेशन हो गया वो लोग भी कहना मान रहे हैं कि हम लोग को बच के रहना है, तभी तो इतना अच्छा रिजल्ट दूसरे केरल से भी बड़े राज्य और जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं कोविड-19 के कंट्रोल के। और खुशी की बात है कि लोग बागों ने जो लॉकडाउन था 3-4 महीने पहले, वो खत्म होने के बाद में अपने वापस नॉर्मल दिनचर्या में लौटे हैं। लेकिन उन प्रदेशों में अभी केस की बढ़ोतरी नहीं हुई है। बहुत दिनों से नहीं सुना है कि 30-32,000, 35,000 मरीज पूरे ऑल ओवर इंडिया हो गए हों। और ऐसी कोई चिंताजनक बात भी, गणेश उत्सव भी चल रहा है, राखी भी हो गई, और भी डोल गया, दूसरे फंक्शन हर समाज के हो गए हैं, हर जाति के फंक्शन लगातार कंटिन्यू, लेकिन केस नहीं बढ़े हैं। अब बात हम फिर वहीं घूम के आते हैं कि हिंदुस्तान में केरल जो है, साउथ में चेन्नई है, बेंगलोर है, या इसके बॉर्डर्स हैं आपके आंध्र प्रदेश के और महाराष्ट्र के, वहां पे कुछ नंबर बढ़े हैं। तो ये सब मानव गलती के कारण है, आना जाना जो लगा हुआ है, और इन्फेक्टेड लोग भी आ रहे जा रहे हैं, ये सिम्टोमेटिक भी है। तो ये इनको अनावश्यक रूप से जर्नी नहीं करना चाहिए, सरकार को अलाउ नहीं करना चाहिए इस प्रकार से आवागमन। और जहां पे पेशेंट हैं उसको कंटेनमेंट जो एरिया उसको बनाना चाहिए। कर्फ्यू जैसे लगा दिया है, इसका मतलब है सरकार खुद चेत रही है कि अगर हम कर्फ्यू नहीं लगाएंगे तो केसेस बढ़ेंगे। नाइट कर्फ्यू लग गया है, तो इसी प्रकार से लॉकडाउन भी बढ़ाना चाहिए और स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग बाग बोलते हैं कि यार आज त्योहार है तो ये भीड़ है, ये मार्केट में भीड़ है, ये बाजारों में, ये बस स्टैंड में, सब्जी मंडी में, मछली बाजार में, दुनिया भर में, और स्कूल भी, उस जगह पे लोगों को कंट्रोल करके रखना चाहिए। आना जाना सब बंद करना चाहिए और उसको बिल्कुल उस एरिया में लॉकडाउन हो जाए। बिल्कुल तो डॉक्टर करण, सख्ती रखना जी, बाकी लोग इन्फेक्शन नहीं होगा जी, सख्ती रखना बेहद जरूरी है ऐसे दौर में जब कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक है। ऐसे में जिस तरीके से आपने बताया कि वैक्सीनेशन भी बेहद जरूरी है और लोग इसे लेकर जागरूक भी है, सरकार भी लगातार जागरूक कर रही है। डॉक्टर सौरभ, आपसे सवाल कि जहां वैक्सीनेशन लोग तो करा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी कई लोग
संक्रमित हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? वैक्सीनेशन कभी भी 100% प्रोटेक्शन नहीं देता। कोई भी वैक्सीन हो वो जी। एक लिमिट तक है। जैसे कि कोविड में तो हम देख रहे हैं कि 95-97% तक वैक्सीनेशन ने प्रोटेक्शन दी हुई है। तो जो 2-3% का मार्जिन है वो तो हमेशा ही रहेगा, तो इसलिए री इन्फेक्शन उस केस में हो सकता है। बट अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन होने के बाद अगर कोविड का संक्रमण हो भी रहा है तो वो बहुत माइल्ड डिजीज के फॉर्म में ही मिल रहा है देखने को। किसी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर किसी को बहुत बड़ा निमोनिया नहीं बनता, तो मैक्सिमम पेशेंट को मतलब एकदम माइल्ड डिजीज के फॉर्म में ही मिलता है और उसके बाद वो आराम से ठीक हो जाता है बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के। तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट हमको यही लेके चलना है कि 97% अगर प्रोटेक्शन है तो बहुत बड़ा फिगर होता है ये, जिसमें हमको मतलब बचाव करके दे रहा है वैक्सीन। तो इतना बड़ा कवच अगर हमको कोई प्रोवाइड कर रहा है तो हमको जरूर अपनाना चाहिए। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि ऐसे ही करके एक लेवल आ जाएगा कि जब पूरे ही कम्युनिटी में वैक्सीनेशन भी हो चुका है तो फिर इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। जो वैक्सीनेटेड लोग होते हैं वो किसी और को फैलाने के लिए उतना नहीं होता, उनको बहुत कम मात्रा में फैलता है किसी दूसरे को, तो उससे ही हमारी कम्युनिटी में स्प्रेड बच जाएगा। जी डॉक्टर सौरभ, जहां हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ऐसे में हमने देखा है कि कई राज्यों से ऐसी खबर आई है कि जो वैक्सीन है वो नकली भी पाई जा रही है। तो ऐसे में जनता कैसे पता करे, कैसे पहचान करे कि कौन सी वैक्सीन असली और कौन सी वैक्सीन नकली? देखिए, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कोई भी अनधिकृत सेंटर पे जाके वैक्सीन ना लगवाएं। आप कोविन के थ्रू या गवर्नमेंट के जो सुविधा दे रखी है उनके थ्रू जाके ही आप रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर जाके वैक्सीन लगाएं। तो इसके फ्रॉड लोग जो कर रहे हैं उनसे आप बच जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना अच्छा नेटवर्क अभी कर रखा है, इतने सेंटर्स आज संडे के दिन भी वैक्सीनेशन का उन्होंने अभियान चला रखा है। तो इतना ज्यादा जब सुविधा दे रखी है तो हमको उसका लाभ लेना चाहिए और उसके थ्रू ही कराना चाहिए। जो लोग इग्नोरेंट हैं, जिनको आइडिया नहीं है, तो वो लोग शायद पैसे लेके या जो भी करके तरह तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं और फर्जी वैक्सीन लगा रहे हैं। ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा उस पर नकेल कसना चाहिए और लोगों की जिम्मेदारी है कि वहाँ जो भी कोई डाउटफुल लग रहा है तो वहाँ पर ना वैक्सीन लगवाएं और आप उनको इन्फॉर्म करें गवर्नमेंट को कि यहाँ पे कोई संदिग्ध हैं जो लोग ऐसे करके वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि बिना मोबाइल नंबर के, बिना आईडी देखे कि किसी का वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो उसके बिना अगर कोई कर रहा है तो डेफिनेटली गलत है वो। तो ऐसे करके बच सकते हैं इस चीज से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप ऑथराइज सेंटर पर ही जाएं वैक्सीनेशन कराने के लिए, ये बेहद जरूरी है। डॉक्टर करण, आपसे जानना चाहूंगी, जहां कोरोना वायरस के साथ ही केरल में निपाह ने भी तबाही मचवा रखी थी, जहां एक बच्चे की भी मौत हो गई है, तो क्या निपाह और कोरोना वायरस एक साथ लोगों को संक्रमित कर सकते हैं? जैसे सुअर के संपर्क में आते हैं लोग, उसका मांस खाते हैं, उसमें वायरस है। बहुत अच्छा उबाल के या पूरी सावधानी पूर्वक अगर वो खाना नॉनवेज जो सुअर का मांस है वो खाएंगे लोग, और उसमें अगर निपाह वायरस है तो इंसान में ट्रांसमिट होता है। और आपने जैसे कि पूछा ये दोनों इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इन्फेक्शन तो कई प्रकार के वायरस और उसमें बैक्टीरिया और जो पैरासाइट हैं वो ये सब एक साथ भी हो जाते हैं इंसान को। इनके सबके अलग अलग टारगेट टिश्यूज ऑर्गन्स होते हैं, और ब्लड में आ गया तो उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं, वायरीमिया कहते हैं, मस्तिष्क में चला गया तो मस्तिष्क ज्वर, इस प्रकार से। और जैसे कोविड के बारे में तो सभी लोगों को उसका परिचय बहुत अच्छे से मालूम है कि फेफड़े से स्टार्ट होता है और दिल, गुर्दा, लिवर और ब्रेन सबको इन्वॉल्व करता है। और ठीक इसी प्रकार से जो निपाह वायरस है ये, इसमें भी यदि एसिम्प्टोमेटिक है तो ये पता नहीं चलेगा और लोग अच्छे होकर के और अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत करने लगेंगे। लेकिन अगर सिम्टम्स आते हैं तो बुखार तो आएगा, इन्फेक्शन हुआ है तो उसका रिएक्शन तो होगा ही बॉडी में, टेम्परेचर बढ़ेगा, उल्टियां भी हो सकती हैं। जब बुखार आता है तो ब्रेन में भी चेंजेस आते हैं, उसका असर होता है ब्रेन में, हाइपरथर्मिया बोलते हैं उसको, तेज बुखार को, तो उससे उल्टियां भी होने लगती हैं। गैस्ट्रिक का जो डिस्कम्फर्ट है वो होता है, भूख नहीं लगती है। फिर ये सब अगर होगा तो चक्कर भी आएगा कमजोरी के कारण, डिहाइड्रेशन भी होता है, वीकनेस होती है, हाथ पैर में क्रैम्प्स होते हैं। ये सब पूरे जो साइन और सिम्टम्स जो उसके बीमारी के कारण होते हैं, बॉडी में जो चेंजेस आएंगे उसके पूरे लक्षण फिर दिखाई देते हैं, उनको ही हम लोग सिम्टम कहते हैं और बोलते हैं कि ये तो सिम्टोमेटिक है। जैसे कोरोना 19 का अगर इन्फेक्शन
फेफड़े में आया है नाक के थ्रू, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व हुआ है, तो कफ एंड कोल्ड होगा, कफ एंड कोल्ड होगा, बुखार होगा, निमोनिया होगा, प्लूरल इफ्यूजन होगा, तेज बुखार होगा, सीरियस भी हो सकता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है, वेंटिलेटर में भी जा सकता है, तो ये एक अलग है। और दूसरा जो चमगादड़ के कारण या जो खजूर का कच्चा रस होता है, जो चमगादड़ उसमें लार और यूरिन और अपना दूषित जो होता है मटेरियल, वो उसके कारण जो कंटामिनेशन होता है और फिर इंसान उसके टच में आता है, तो इंसानी मतलब जो जानवर होता है उससे इंसान में और इंसान से फिर जानवर में, तो ये साइकिल चलता रहता है। और इंसानी ट्रांसमिशन भी होता है एक इंसान से दूसरे इंसान को। एक को अगर हो गया है निपाह वायरस का इन्फेक्शन तो परिवार के लोगों में, मोहल्ले में पड़े, वो जहां भी जाएगा उसके खांसने से, उसके छींकने से, उसकी लार से, उसके हाथ से, ये सब प्रकार से ट्रांसमिशन होता है। और WHO ने भी कहा है कि निपाह तो एसिम्प्टोमेटिक है जरूर, लेकिन अगर कुछ होता है उसमें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है, और कभी कभी घातक एनसेफेलाइटिस भी होती है। देखो एनसेफेलाइटिस ब्रेन का इन्फेक्शन है, और उसमें तो किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया या वायरस होगा तो वो कभी भी घातक हो सकता है। ब्रेन की सेल्स डैमेज होंगी, आपके बॉडी के जो सेंटर्स को रेगुलेट करता है वो सब ब्रेन में ही होता है। उसके साइन और सिम्टम्स आएंगे, लकवा तक मार जाता है, खत्म भी हो जाता है आदमी, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा हायर नर्वस सिस्टम है कि वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। उसको तो इन्फेक्शन से दूर ही रखना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से निपाह वायरस का भी इंट्रोडक्शन हो गया है, चर्चा में आ गया है। उसमें विशेष जो बातें होती हैं कि इसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, चाहे वो सुअर हो, और वैसे भी लोगों को दूर रहना चाहिए। और चमगादड़ से भी, और उसके जो मटेरियल्स होते हैं, यूरिन है, उसका जो दूसरे पदार्थ हैं और रस है, ये सबसे दूर रहना चाहिए। इस प्रकार के कंटामिनेटेड चीजों का इस्तेमाल भी ना करें। जी बिल्कुल। और अगर कभी कोई ऐसा बुखार आता है तो उसका साइन और सिम्टम्स के कारण सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीवायरल ड्रग्स हैं, जैसे राइबाविरिन वगैरह का भी यूज इसमें करते हैं। तो डॉक्टर के संपर्क में आके जो नजदीक में जो भी हॉस्पिटल्स हैं, सेंटर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, सरकारी अस्पताल हैं, एम्स, ये सब जगह जाकर के अपना तत्काल, बुखार तो आजकल कोई सा भी कुछ भी हो सकता है, डेथ ना हो करके और जल्दी अच्छे हो जाएं, लोग दूसरे परेशान न हो, आपको तत्काल डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर करण, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है। वहीं बात करें एक ऐसे ही केस की जहां डॉक्टर सौरभ, मुंबई का ये केस था, एक 11 वर्षीय बच्चे का इसी महीने सांस फूलने और सीने में तकलीफ की शिकायत के बाद मौत हो गई थी, जहां डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद माता पिता को ये बताया था कि बच्चे को पहले भी कोरोना संक्रमण हुआ था और जिससे उसके फेफड़े काफी क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो माता पिता के लिए ये जो न्यूज थी काफी हैरान करने वाली थी। उन्होंने डॉक्टर को बताया कि उनके बच्चे का 1 महीने पहले सर्दी और खांसी का इलाज उन्होंने घर में ही किया था और दवा लेने के बाद वो हेल्दी हो गया था। ऐसे में माता पिता ये नहीं समझ पा रहे थे कि बच्चा कोरोना से कैसे पीड़ित हो सकता है, और जब बच्चे को ज्यादा बेचैनी हुई तब उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो ऐसे में जहां कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक है, बच्चों को कितना ज्यादा खतरा है, माता पिता को आखिर क्या करना चाहिए बच्चों की सेफ्टी के लिए, और कैसे समझा जाए सिम्टम्स को, क्योंकि पेरेंट्स अभी हॉस्पिटल ले जाना बच्चों को सेफ नहीं समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को ले जाने के लिए वे कतरा रहे हैं। हमको देखिए आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि बच्चों में फीवर है, चला आ रहा है वायरल की वजह से या कोई भी वजह से, तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है। इन सब चीजों के लिए ना हमको टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि वाकई में किस वजह से फीवर आ रहा है या कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं। होता ही है कि मान के चलिए 100 लोगों में से 2 लोगों को शायद कोरोना होगा, बाकी लोगों को सिंपल वायरल होकर निकल जाएगा, बट वो 2 लोग पता कैसे चलेंगे, क्योंकि सबको ये लगेगा कि हमको थोड़ी कोरोना हो। तो टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि टेस्ट नहीं कराते और उसके लाभ से इलाज बस लेते रहते हैं और बाद में फिर कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं, फिर ये नौबत आती है। तो बेहतर है कि आपको जब भी लगता है आप अपने चिकित्सक से संपर्क करिए और टेस्ट कराइए अप्रोप्रिएट, जो भी वो सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए। तो उसके बाद एटलीस्ट डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए कि कोरोना है या नहीं है, या कोई और बीमारी है तो क्या है वो, उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट इलाज हो जाएगा, तो ये नौबत नहीं आएगी। जी, तो ऐसे में जिस तरीके से अगर कोल्ड होता है, हल्का जुकाम होता है,
तो बच्चों का पेरेंट्स घर में ही इलाज करवा लेते हैं, तो या फिर हम हल्दी कुछ भी घर में हल्दी का दूध दे देते, तो ऐसे में कैसे पहचाना जाए कि कब हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से देखिए, संपर्क अगर करना? बुखार बना हुआ है बच्चे को, नॉर्मल जो फ्लू कोल्ड होता है तो उसमें फीवर उतना नहीं आता, हल्का सा माइल्ड ग्रेड फीवर रहता है। जी। तो सर्दी जुकाम, नाक बहना है, छींके आना, ये सब ज्यादा रहता है। कोरोना में ये सिम्टम कम मिलते हैं, देखा जाता है। तो बुखार तेज आता है, खांसी होगी, लेकिन उसको रनिंग नोज जो बोलते हैं, नाक बहना है, छींके आना वगैरह थोड़ा सा कम मिलते हैं कोरोना में कंपेयर टू नॉर्मल फ्लू। तो जी। थोड़ा सा इसे आप हम इसे आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ यार, फीवर बना हुआ है, तेज फीवर आ रहा है बच्चे को। और जब हम देख रहे हैं कि कोरोना अभी भी गया नहीं है दुनिया से, चल रहा है अभी भी उसका, तो इस हिसाब से हमको टेस्टिंग पे जोर देना चाहिए, टेस्ट तुरंत करा लेना चाहिए। टेस्ट कराने में कोई बुराई नहीं है, इलाज तो नॉर्मल फ्लू का कोई भी कर लेगा, घर पे भी हो जाएगा, ठीक है। बट अब बाई चांस गलती से कोविड हुआ तो फिर आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो बेहतर है कि टेस्ट कराएं और फिर उसके आगे इसे इलाज लें। ऐसे में बच्चों के लिए घर में डॉक्टर सौरभ क्या सेफ्टी रखा जाए, पेरेंट्स क्या सेफ्टी रखे और बच्चों को क्या समझाया जाए कि आने वाली कोरोना की लहर उनके लिए भी कहीं ना कहीं डेंजरस साबित हो सकती है, तो बच्चों को कैसे सीख दी जाए? देखिए, पहली चीज तो पेरेंट्स को ही ध्यान रखना पड़ेगा कि बाहर से इन्फेक्शन वही लेके आएंगे घर में। बच्चे तो अभी स्कूल इतना नहीं जा रहे हैं, छोटे बच्चे तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहें, तो घर में इन्फेक्शन आएगा नहीं। दूसरी चीज, बच्चों को थोड़ा सेंसिटाइज करके मास्क का इस्तेमाल करना, हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह का हमको सिखाना, ट्रेन करना पड़ेगा। और इजी है बच्चों को ट्रेन करना, क्योंकि बच्चे अभी लर्निंग फेज में होते हैं। अगर उनको अच्छे से समझाया जाए बार बार तो वो समझ भी जाते हैं। मतलब मैंने भी देखा भी, बच्चे आजकल मार्केट में निकलते तो प्रॉपरली मास्क लगा के, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं डर गए हैं कि कुछ है, बीमारी है, बड़ी बीमारी है, उससे बचना है। उन्होंने देखा भी है घर में लोग अफेक्टेड होते हुए। तो हमको ही ट्रेन करना पड़ेगा, पेरेंट्स को ट्रेन करना पड़ेगा उनको कि ऐसे करना है तो ऐसे करना है। और इस टाइम से तब जाके ही ये बच्चे सीख जाएंगे, थोड़ा थोड़ा तो करके, तो थोड़ा सी फर्क बन जाएगा। तो वो बड़े लेवल पे आप उनको बचा सकते हैं इस चीज से। बिल्कुल, जिस तरीके से बच्चों को भी बड़ों को सीख देने की जरूरत है। डॉक्टर करण, एक सवाल आपसे कि जिस तरीके से व्हाट्सएप समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाल ही में एक पोस्ट वायरल हो रहा था जिसमें कोविड-19 को बैक्टीरिया बताया गया, ना कि वायरस। साथ ही ये भी कहा गया कि उसका इलाज एस्पिरिन जैसी दवा से किया जा सकता है, तो ऐसी चीजों पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो पूरे विश्व को मालूम है कि बैक्टीरिया क्या होता है, जिसको हिंदी में कीटाणु कहते हैं, और वायरस क्या होता है, जिसको विषाणु कहते हैं। जी। तो मैं समझता हूँ इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत है। जब तक आदमी पढ़े ना और जब तक कोई उसको समझाए ना, चाहे हमने भी जब डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन लिया तो हमको उसी समय समझ में आया कि विषाणु वायरस को कहते हैं, कीटाणु बैक्टीरिया को करते हैं, एंटीवायरल ड्रग क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग क्या होती है, एंटी पैरासिटिक ड्रग क्या होती है। तो जब तक के कोई बताएगा नहीं, या जब तक कि किसी को ऐसा ज्ञान पढ़ने में नहीं आएगा, संज्ञान कि ये क्या होता है और कौन सी क्या इसके लक्षण हैं, उसके साइज, उसके शेप। ये आजकल टेलीविजन इतना अच्छा माध्यम है कि जो हम लोगों को पढ़ाया था ब्लैक बोर्ड में, वो आज हम लोग वीडियो भी अवेलेबल है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, साइटोलॉजी, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया, कोविड-19 के बारे में तो इतना बताया गया है कि शायद ही किसी ने इतना पढ़ाई और टेलीविजन में देखा होगा। और उसके लक्षण, उसके डॉक्टर, उसके जांचें, उसका इलाज सबके मुंह में, जबान में रट गया है। पढ़ने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, सिम्टम कैसा होता है, एसिम्प्टोमेटिक क्या होता है, और ये इसकी दवाइयां क्या होती हैं, कहाँ इन्फेक्शन देता है, कौन सा अंग इसका टारगेट है। तो ये सब प्रकार का नॉलेज हो गया। लोगों को मालूम होना चाहिए कोविड-19 वायरस होता है, वायरस का अलग, उसकी रचना अलग होती है। बिल्कुल डॉक्टर करण, जिस तरीके की फेक चीजें वायरल हो रही है उससे सावधान रहने की बेहद जरूरत है। डॉक्टर से सीधे संपर्क किया जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।